नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग क्षारीय मूलक या धन मूलक के बारे में जानेंगे, अर्थात क्षारीय मूलक को कैसे संकेत के तौर पर दर्शाया जाता है, उसकी संयोजकता कैसे लिखते हैं इन क्षारीय मूलक, और फिर बाद में जब अम्लीय मूलक का अध्ययन करेंगे तो इन दोनों के सहारे उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाता है। तो जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मूलक क्या है, मूलक को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि मूलक को दो भागों में बांटा गया है, एक अम्लीय मूलक और दूसरा क्षारीय मूलक। पुनः अम्लीय मूलक को और क्षारीय मूलक को तत्वों की उपस्थिति के आधार पर, तत्वों की अलग अलग परमाणुओं की संख्याओं के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया था, जिसे सरल मूलक और यौगिक मूलक के नाम से जाने थे। और उसी में से अब अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को उसके संकेत के सहारे, संयोजकता के सहारे यहाँ हम लोग एक टेबल में उसको दर्शाने की कोशिश करेंगे और इसके आधार पर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखाएगा। क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जो पहला भाग होगा वो क्षारीय मूलक ही होगा, अर्थात इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल। तो यहाँ लिखा है सम इम्पोर्टेंट बेसिक रेडिकल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण क्षारीय मूलक या धन मूलक। तो यहाँ तीन कॉलम हम बनाएंगे। पहले कॉलम में यहाँ नेम ऑफ द रेडिकल अर्थात मूलक का नाम है, दूसरे कॉलम में यहाँ सिंबल यानी कि संकेत है मूलक का, और तीसरे कॉलम में इसका हम संयोजकता लिखेंगे अर्थात वैलेंसी। तो यहाँ कुछ मूलक लिखा हुआ है, फिर आगे इसमें हम लोग जानेंगे कि और कितने हैं। तो इससे पहले हम लोग ये जान लें कि सबका नाम क्या है। ये हाइड्रोजन है, इसका सिंबल है छुआ, वैलेंसी इसका 1 है। सोडियम, इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम, इसलिए इसका संकेत इन्हें लिखा जाता है, इसकी संयोजकता 1 है। पोटेशियम है के, इसका लैटिन नाम केलियम होता है, इसलिए के लिखा जाता है। ये लिथियम है एल का 1, सिल्वर है एजी का 1, अमोनियम है NH4 का 1, कैल्शियम Ca का 2, ये बेरियम Ba का 2 वैलेंसी होता है। तो इस तरह से इसमें और भी क्षारीय मूलक है। तो यहाँ अगले क्षारीय मूलक के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ मैग्नीशियम है, इसका संकेत Mg होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। ये 10 में जिंक हो गया Zn2, इसके बाद ये कोबाल्ट है CO2, ये फेरस है Fe का 2, ये फेरिक है Fe का 3, मर्क्यूरस है Hg2 का 2, मर्क्यूरिक है Hg का 2, क्यूप्रस है Cu का 1, ये क्यूप्रिक है Cu का 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ और भी इस ग्रुप में ये क्षारीय मूलक है। सेम मैग्नीशियम है Mg का 2, जिंक Zn का 2, कोबाल्ट Co का 2, फेरस Fe का 2, फेरिक Fe का 3। यहाँ का कम है और इसका ज़्यादा होता है। चूँकि ये आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ऑर्बिटल अधूरा भरे रहने के कारण वो वेरिएबल वैलेंसी को दर्शाता है। इस तरह से यहाँ फेरस का 2 हो जाता है और फेरिक का 3 हो जाता है। ये मर्क्यूरस है Hg2, इसका संकेत होता है, इसका वैलेंसी 2। यहाँ मर्क्यूरिक Hg का 2, क्यूप्रस का 1 और यहाँ क्यूप्रिक का 2 है। ये सभी के सभी पॉजिटिव वैलेंसी है, लेकिन यहाँ प्लस लिखते नहीं हैं। फिर अगर हम नेगेटिव वैलेंसी भी अगर लिखेंगे तो वहाँ माइनस नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस लिख देने से विद्यार्थी अक्सर फॉर्मूला में प्लस और माइनस लिख देता है, लेकिन फॉर्मूला में वो प्लस माइनस लिखा नहीं जाता है। जब वो आयनीकृत होकर के टूटेगा तब वहाँ प्लस माइनस लिखने की प्रथा है। लेकिन कंपाउंड में जब हम लिखेंगे जैसे H2SO4 तो सीधे ये दर्शाता है 2। तो यहाँ माइनस प्लस की चर्चा नहीं करेंगे, केवल यहाँ प्लस में लिखेंगे। लेकिन ये जाने कि सभी के सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जब एसिडिक रेड का लिखा जाएगा तो वो सभी के सभी इलेक्ट्रो निगेटिव होगा।
तो ये कुछ मुख्य इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल है अर्थात बेसिक रेडिकल है। पिछले क्लासों में हम लोगों ने जाना था कि क्षारीय मूलक या धन मूलक वह मूलक है जो क्षार से प्राप्त होता है और अम्लीय मूलक वह मूलक है जो अम्ल से प्राप्त होता है। तो ये सभी के सभी क्षारीय मूलक है, इसका संकेत है और इसकी संयोजकता है। इसमें ग्रुप में कुछ और भी है, जैसे यहाँ 3 कॉलम बनाया गया है। ये नेम ऑफ द रेडिकल अर्थात मूलक का नाम है, ये संकेत है और ये संयोजकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ मूलक का ये नाम है, ये संकेत है और ये इसकी संयोजकता है। तो यहाँ 80 नंबर में फिर हो जाएगा एल्युमिनियम। इसका संकेत एल होता है, इसका वैलेंसी होता है 10। ये बिस्मथ है Bi के 10। क्रोमियम है Cr के 10। ये स्टेनस है Sn का 2। ये स्टैनिक है Sn का 4। ये मैग्नस है Mn के 2। ये मैग्निक है Mn का 3। तो इस तरह से ये कुछ मुख्य क्षारीय मूलक है या धन मूलक है, इसमें लगभग इतना ही का उपयोग होता है। और किसी भी कंपाउंड का पहला पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट हम लोग इसके बाद जानेंगे। इसे पुनः हम लोग एक बार जान ले। ये मैग्नीशियम Mg का वैलेंसी 2 होता है, जिंक Zn का 2, कोबाल्ट CO का 2। यहाँ ये चीज़ अंग्रेजी में लिखना थोड़ा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो संकेत आता है इसी नाम से आता है, इसलिए अंग्रेजी में लिखने में थोड़ा सा बेहतर होता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों के यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूँकि जितना चीज़ यहाँ हिंदी में बताया जा रहा है, लेकिन इसका टर्म जो अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, और जब फिर अगला क्लास जब आएगा तो ये सारा का सारा अंग्रेजी में लिखा भी जाएगा, बोला भी जाएगा और यहाँ पर लिखा भी जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों को चाहे वो हिंदी में ही पढ़ सकता है, वो अंग्रेजी में पढ़ सकता है, दोनों तरह के वीडियो यहाँ अपलोड होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फेरस है Fe2, फेरिक Fe का 3, ये मर्क्यूरस है Ag2 का 2, मर्क्यूरिक है Ag का 2, क्यूप्रस Cu का 1, क्यूप्रिक Cu का 2 है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, बिस्मथ Bi का 3, क्रोमियम Cr का 3, स्टेनस Sn का 2, स्टेनिक Sn का 4, मैग्नेस Mn का 2 और मैग्निक Mn का 3। तो ये सभी के सभी क्षारीय मूलक है या धन मूलक है। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग जस्ट अभी यहाँ अम्लीय मूलक और उसके संकेत और संयोजकता के बारे में जानेंगे। ये सभी को याद रखना जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा ये कठिन जरूर साबित होता है कभी कभी, लेकिन जब तक ये याद अगर नहीं होगा तब तक हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। इसलिए पहला कदम मेरा यही होना चाहिए कि सभी को याद कर लें। तो यहाँ सम मेन एसिडिक रेडिकल और इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल्स अर्थात कुछ महत्वपूर्ण अम्लीय मूलक या ऋण मूलक। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम लिखेंगे नेम ऑफ द रेडिकल्स अर्थात मूलक का नाम। यहाँ पर इसका सिंबल हो जाएगा और यहाँ इसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता को लिखेंगे। पहला हाइड्राइड, इसका संकेत H होता है, वैलेंसी 1। ये सभी के सभी निगेटिव वैलेंसी होगा, लेकिन यहाँ निगेटिव लिखा नहीं जाएगा। हम जानेंगे कि सभी के सभी निगेटिव है अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा
क्लोराइड है Cl का 1, ये ब्रोमाइड है Br का 1, आयोडाइड है I का 1, ये फ्लोराइड है F का 1, हाइपोक्लोराइड CaO1 का 1, ये हाइपोब्रोमाइड BrO का 1। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हाइड्राइड है, इसका संकेत H है, इसका वैलेंसी 1 है, ये सभी के सभी निगेटिव है। क्लोराइड है Cl का 1, ये ब्रोमाइड है Br का 1, ये आयोडाइड है, इसका संकेत I होता है, संयोजकता 1 है। फ्लोराइड है F, संयोजकता 1, हाइपोक्लोराइड ClO वैलेंसी 1 और हाइपोब्रोमाइड BrO वैलेंसी 1। यहाँ जगह के अभाव के चलते यहाँ हम दूसरा पाठ हम बना रहे हैं, क्योंकि ये नाम हुआ, ये संकेत हुआ और ये संयोजकता। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हम 8वें नंबर में लिख सकते हैं हाइड्रोक्साइड, इसका संकेत OH और वैलेंसी 1। क्लोरेट है ClO3 वैलेंसी 1, ये साइनाइड है Cn का वैलेंसी 1, ये एसीटेट है CH3CO वैलेंसी 1, ये ऑक्साइड है, इसका संकेत O वैलेंसी 2, ये पर ऑक्साइड है, इसका संकेत O2 और वैलेंसी 2। ये कार्बोनेट है CO3 वैलेंसी 2, ये है बाइकार्बोनेट HCO3 वैलेंसी 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं 8वें नंबर में ये हाइड्रोक्साइड है, वैलेंसी 1 है, संकेत इसका OH है। ये क्लोरेट है ClO3 वैलेंसी 1, साइनाइड है Cn वैलेंसी 1, एसीटेट CH3COO वैलेंसी 1, ऑक्साइड O वैलेंसी 2, पर ऑक्साइड O2 वैलेंसी 2, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2 और बाइकार्बोनेट HCO3 वैलेंसी 1 है। तो ये सभी के सभी अम्लीय मूलक है या ऋण मूलक है। किसी भी रासायनिक यौगिक में ये दूसरा पार्ट होगा। जैसे पहला पार्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा क्षारीय मूलक, वो पहले पार्ट में रहेगा और उस हर एक पार्ट से इसका हर एक पार्ट संयोग करेगा और अलग अलग कंपाउंड का निर्माण करेगा। जैसे कि यहाँ हम समझ लेते हैं, अगर उसमें हम सोडियम पढ़े हैं तो उस सोडियम से यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम क्लोरेट बनेगा, सोडियम साइनाइड बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम परऑक्साइड बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ठीक उसी प्रकार से उसमें कैल्शियम जाने हैं तो ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम क्लोरेट बनेगा, कैल्शियम साइनाइड बनेगा, कैल्शियम एसीटेट बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम परऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी क्लास के शुरुआत में हमें इन सारी चीज़ों को जानना होगा। जब तक इसके बारे में हम सही ढंग से जानकारी नहीं हासिल करेंगे हम किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। अगर किसी विद्यार्थी को ये लगता है कि वो हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक ही कारण होता है कि आप फॉर्मूला लिखना सही ढंग से नहीं जानते हैं। अगर जो आदमी फॉर्मूला लिखना सही ढंग से जान गया, ये रसायन रस भरा विषय होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी उपयोगी होता है, काफ़ी महत्व का होता है। इसलिए उन चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें रेडिकल के बारे में जानकारी रखना होगा और ये अभी रेडिकल ही चल रहा है। तो इसमें कुछ और भी है जिसको हम लोग यहाँ जानेंगे। इसे पिछले क्लासों में ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने इसको परिभाषित किया था कि कैसे अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को परिभाषित करेंगे। 16 नंबर में कार्बाइड,
इसका संकेत C वैलेंसी 4। ये सल्फेट है SO4 वैलेंसी 2। ये बाई सल्फेट है HSO4 वैलेंसी 1। ये सल्फाइड है, इसका वैलेंसी 2। ये थायोसल्फेट है H2O3 वैलेंसी 2। इसी प्रकार से यहाँ नाइट्रेट है NO3 वैलेंसी 1। नाइट्राइट है NO2 वैलेंसी 1। ये नाइट्राइड है N का वैलेंसी 3। तो इस तरह से पुनः हम लोग ने यहाँ देखा कि कार्बाइड यहाँ संकेत C है, वैलेंसी इसका 4 है। सल्फेट SO4 वैलेंसी 2, बाई सल्फेट SO4 वैलेंसी 1, सल्फाइड S वैलेंसी 2, थायोसल्फेट H2O3 वैलेंसी 2, यहाँ नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1, नाइट्राइट NO2 वैलेंसी 1, नाइट्राइड N वैलेंसी यहाँ 3 है इसका। ये सभी के सभी निगेटिव वैलेंसी है, लेकिन यहाँ हम निगेटिव नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ लिख देने से विद्यार्थी अक्सर कंपाउंड में प्लस माइनस लिख दिया करता है। इससे बचने के लिए यहाँ सीधे इसको हम संख्यात्मक रूप से लिखे हैं। इसमें कुछ और भी है। यहाँ हम नाइट्राइड देख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ फॉस्फेट PO4 वैलेंसी 3, फॉस्फाइड P3, ये परमैंगनेट है MnO41, ये डाइक्रोमेट है Cr2O7 वैलेंसी 2, मेटा एल्यूमिनेट AlO2 के 1, फेरोसाइनाइड FeCN6 का 4, फेरिसाइनाइड FeCN6 का 3। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी अम्लीय मूलक लिखा गया है इसी का अक्सर उपयोग होता है। इसके बाद भी 5-7 की संख्या में है, लेकिन लगभग उसका उपयोग नहीं होता है। हाँ, कुछ कंपाउंड जरूर बनते हैं, लेकिन वो रेयर में ही जब आए क्लास में काफ़ी, जब हम अध्ययन करेंगे तब कभी कभी एक आएगा। इसमें इतना ही से हजारों नहीं लाखों की संख्या में कंपाउंड बनेगा। पुनः हम लोग देख लेंगे कार्बाइड C का 4, ये सल्फेट है SO4 का 2, ये बाई सल्फेट है HSO4 का 1, ये सल्फाइड है इसका 2, थायोसल्फेट H2O3 का 2, ये नाइट्रेट है NO3 का 1, ये नाइट्राइट है NO2 का 1, नाइट्राइड N का 3। ठीक इसी प्रकार से ये नाम है, ये इसका संकेत है और ये इसका संयोजकता है। फॉस्फेट है PO4 का 3, फॉस्फाइड P का 3, परमैंगनेट MnO4 का 1, डाइक्रोमेट Cr2O7 का 2, मेटा एल्यूमिनेट LO2 का 1, फेरोसाइनाइड FeCN6 का 4, फेरिसाइनाइड FeCN6 का 3। तो इस तरह से ये सभी के सभी अम्लीय मूलक है या ऋण मूलक है। और जस्ट इससे पहले हम लोगों ने जस्ट इसी क्लास में
क्षारीय मूलक और उसकी संयोजकता और संकेत के बारे में जाना है, और इन दोनों के मिलने से कंपाउंड का निर्माण होता है। तो फिर इन सभी को जानने के बाद और विद्यार्थियों का ये कर्तव्य बनता है कि ये सभी के सभी चीज़ों को विद्यार्थी याद कर ले, चूँकि इसका उपयोग हमें हर समय होगा और इसी से कंपाउंड बनेगा और उसी कंपाउंड से रिएक्शन बनेगा, और केमिस्ट्री रिएक्शन का ही सब्जेक्ट होता है। इसलिए बगैर इसके जाने हम उसमें एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अभी जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, अब उसकी सहायता से कंपाउंड कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग अब जस्ट अभी जानते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। यानी हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। इसका मतलब हुआ किसी यौगिक का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, यानी हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। अभी हम लोगों ने पढ़ा अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, उसकी सहायता से यहाँ कुछ कंपाउंड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल में लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये एक यौगिक का रासायनिक नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसमें एल्युमिनियम जो भाग है वो क्षारीय मूलक है और ऑक्साइड जो भाग है वो अम्लीय मूलक है। तो एल्युमिनियम का संकेत हम लोगों ने पढ़ा एल और ऑक्साइड का ओ, इसका वैलेंसी हम लोगों ने 2 पढ़ा और इसका वैलेंसी हम लोगों ने 3 पढ़ा। तो यहाँ इसके वैलेंसी एक्सचेंज कर जाता है, इसका वैलेंसी इस पर आ जाता है और इसका वैलेंसी इस पर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाता है Al2O3। तो इस तरह से हम लोग उसका यौगिक का फॉर्मूला लिखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे यहाँ है कैल्शियम ऑक्साइड, एक दूसरा कंपाउंड है। यहाँ कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, दोनों का वैलेंसी यहाँ 2-2 होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समान संयोजकता है। तो इस समान संयोजकता की स्थिति में यहाँ सीधे हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, अर्थात ये चूना का सूत्र है। तो जब समान वैलेंसी हो तो नहीं लिखा जाता है, इसका रेशियो 1 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ तीसरा कंपाउंड लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH, इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, तो यहाँ सीधा इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। तो इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आसानी से यहाँ जान सकते हैं कि किसी यौगिक का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल लिए हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का संकेत L होता है, इसका वैलेंसी 3 होता है, ऑक्साइड का O, इसका वैलेंसी 2। तो इसका वैलेंसी इस पर आ जाएगा और इसका वैलेंसी इस पर आ जाएगा, अर्थात इसका फॉर्मूला हो जाता है Al2O3। ठीक इसी प्रकार से सभी यौगिकों में इसी प्रकार से हम लिखेंगे। अगर ये कहीं हम पाते हैं जिसका ये मतलब हो जाता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये एक और चीज़ को दर्शाता है कि एल्युमिनियम का वैलेंसी यहाँ 3 है और ऑक्साइड का वैलेंसी यहाँ 2 है। तो इस प्रकार से हमें फार्मूला के सहारे भी उसको वैलेंसी याद करने में सहायता होता है। तो इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग लेकर के समझते हैं कि कैसे किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते हैं। जैसे चौथा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ये है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का संकेत L होता है, इसकी संयोजकता 3, सल्फेट का SO4 होता है, इसका 2। तो ठीक उसी प्रकार से ये वैलेंसी जब एक्सचेंज करेगा तो ये Al2SO4 का होल थ्राइस लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट में भी 2 भाग है, जैसा कि हम लोगों ने मूलक की परिभाषा में ही जाना कि प्रत्येक अकार्बनिक यौगिक प्रायः 2 भागों का बना होता है, प्रत्येक भाग मूलक कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट भी 2 भागों का बना हुआ है। इसमें एक भाग एल्युमिनियम और दूसरा भाग है सल्फेट।
तो यहाँ एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है। तो इस वैलेंसी का आदान प्रदान जब होगा तो ये इस पर आ जाता है और ये इस पर आ जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। ये एक कंपाउंड रेडिकल है। पिछले क्लासों में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जिस मूलक में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु मौजूद हो तो उसे यौगिक मूलक कहा जाता है। और उस यौगिक मूलक की स्थिति में हम होल ट्वाइस होल थ्राइस करके लिखते हैं और इसको पढ़ेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। इससे यह स्पष्ट होता है कि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है और सल्फेट का वैलेंसी 2 है। इसी तरह से कुछ और कंपाउंड को हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ फेरस सल्फेट है, तो यहाँ FeSO4, चूँकि यहाँ दोनों का वैलेंसी 2 है, फेरस का भी 2 है और सल्फेट का भी 2 है, तो वो लिखाएगा नहीं FeSO4। अगर यहाँ फेरिक सल्फेट अगर हम देते हैं, फेरिक सल्फेट अगर हम यहाँ लिखते हैं तो FeSO4 का होल थ्राइस यहाँ 2, अर्थात Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो इस तरह से हम लाखों कंपाउंड का फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। केवल हम लोग ये जान जाए कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या है, उसका संकेत क्या है, उसकी संख्या कितनी है, उसकी वैलेंसी क्या है, तो हमें कंपाउंड लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और चूंकि ये केमिस्ट्री फार्मूला का ही सब्जेक्ट होता है, रिएक्शन का ही सब्जेक्ट होता है और इस फार्मूला से ही रिएक्शन बनता है, और जब तक ये नहीं सीखेंगे, इन संयोजकता और रेडिकल को, वैलेंसी को याद नहीं करते हैं, तो हमें फार्मूला लिखने में काफ़ी दिक्कत होगा और केमिस्ट्री को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को अगर केमिस्ट्री में मन नहीं लगता है, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि विद्यार्थी पहले कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना ही नहीं जानता है। इस वजह से उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो अंतोगत्वा वो केमिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं करता है। तो इस क्लास में हम लोगों ने जाना कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या है, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, और जस्ट इससे पिछले क्लास में उनको हर एक टर्म को हम लोगों ने परिभाषित किया है कि मूलक क्या है, मूलक कितने प्रकार का होता है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या है। फिर अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसको सरल मूलक और यौगिक मूलक कहा जाता है। तो उन सही बातों की चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी और आज यहाँ इसके संकेत संयोजकता के साथ हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला लिखना सीखा। और इस तरह से फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। और वो वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी होगा, हिंदी मीडियम में भी होगा, और चाहे वो 11th का हो या 12th का हो या ISC का हो या BSc का होगा, एक एक करके हर एक चीज़ यहाँ पर आपको अपलोड मिलेगा, और दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। लेकिन हिंदी के केस में क्या है कि पढ़ाया तो सब हिंदी में जा रहा है, लेकिन जो कुछ टर्म का जो नाम है वो अंग्रेजी में लिखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये साइंस है। इसमें 80% टर्म जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। हालांकि उस सबको एक एक करके हिंदी हम लोग यहाँ बता देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी हिंदी सबको लिखना यहाँ संभव नहीं हो पाता है, इसलिए उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए।